हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। भारत में कृत्रिम मेधा के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। तो अलग अलग कंपनियों द्वारा, जैसे आई आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि एआई के यूज के माध्यम से अलग अलग देशों के चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, जिसे थ्रेट एनालिटिक सिस्टम के माध्यम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसके माध्यम से चिंता जाहिर की गई है कि डीप फेक जैसी घटनाओं को या मनगढ़ंत न्यूज बनाकर उसको उम्मीदवारों के बयान दिखाए गए, ताकि एक तरह से जो चुनाव है उसको प्रभावित किया जा सके। इस तरह की प्रक्रिया पहली बार ताइवान में देखने के लिए मिली थी, जहां कृत्रिम मेधा के द्वारा गलत जानकारी प्रसारित की गई थी। इसमें अगर हम 2024 की बात करें, तो 2024 में काफी देशों में चुनाव होने हैं, जिसमें भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे देश भी शामिल है। तो उनको लेकर चिंता जताई गई किस तरह से एआई चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। आप ऐड करना चाहोगे आचल इसमें कुछ? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल हमने पॉइंट देखा था इसी के रिगार्डिंग कि हम उसको ऑन द बोर्ड रखने की क्यों जरूरत है, कि उसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी क्यों देखना है। तो फिर उसी तरीके से चाइना इसका फायदा उठा रहा है, तो इसलिए हमें इसको अवेयर होके यूज करना चाहिए, ये बोल सकते हैं। इथिकल यूज ऑफ एआई। यस। बंगाल की खाड़ी में 9 मछुआरों को बचाया गया। तो आईईसीजी एस वीरा नामक जहाज थे, जिसके माध्यम से भारतीय मछुआरों को बचाया गया। तो वहां पर काकीनाडा बंदरगाह के पास की ये घटना है। तो आप ईस्ट और वेस्टर्न घाट पे जो भी बंदरगाह है उनके नाम बता सकते हो? अगर ईस्टर्न घाट में बात करें तो हम कोलकाता से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम्म। कोलकाता हो गया मेजर पोर्ट, उसके बाद आएगा हल्दिया। हम्म। देन उसके नीचे अगर हम आए तो विशाखापट्टनम। देन अगर उसके नीचे आए तो इन्नोर आएगा या फिर टूटिकोरिन। एन्नोर, आप फिर करेक्ट कर तोतीकोरन आएगा। एन्नोर, तोतीकोरन, ओके। फिर कोच्चि। और कामजार फोर्ट भी इसी लाइन में है, इसी भी लाइन ईस्टर्न साइड में पड़ता है, जो हाँ, कि इंटरमीडिएट पोर्ट है। कामजा, विशाखापट्टनम, अ, एन्नोर, तूतीकोरम, चेन्नई पोर्ट, इस तरह से सीक्वेंस में आएंगे। अगर हम वेस्टर्न घाट पे देखते हैं, तो गुजरात में कांडला। हम्म। कांडला हो जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम गोवा की बात करते हैं, तो वहाँ पणजी, हाँ, और मारंग इधर गोवा पोर्ट। बारंग गोवा पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटका में अ, मंगलूर, कर्नाटका में, केरल में यस। एन्नोर, और इस तरह एनोर से। तो केरल में कैसे आएगा, वो तो तमिलनाडु हाँ, साइड हो तो जाता है। एनोर नहीं आएगा। कोच्चि आएगा। बाल तस्करी गिरोह के साथ सदस्य को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ देखा गया, केस स्टडी की तरह भी देख सकते हैं हम कि किस तरह से जो निसंतान दंपति होते हैं उनको बच्चों को बेचा जाता है, उन्हें ये कहकर कि उन्हें जो अडोप्शन है वो किया जा रहा है, जिसमें 1.5 दिन से लेकर 15 दिन तक के नवजात शिशु को बरामद किया गया है कि किस तरह से उनको बेचा जाता है। और कि इसमें जो है निसंतान दंपतियों के माध्यम से गोद लेने के इच्छुक होते हैं, उनको व्हाट्सएप या फेसबुक, जो सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट किया जाता है। तो इसमें देखा गया है कि किस तरह से सैरोगेट माताओं या फिर जो वास्तविक माता पिता होते हैं उनसे बच्चों को खरीद लिया जाता है, और फिर उन्हें आगे 4 से 6 लाख की कीमत पर बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए किया गया है। अगर हम अधिनियम की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट भाग 3 अनुच्छेद 23, जो बाल तस्करी या फिर जो मनुष्य की तस्करी पर रोक लगाता है, उसके अलावा किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत, और बचपन बचाओ, जो कि नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की फाउंडेशन है, उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। आप ऐड कर सकते हो अच्छा इसमें, अगर आपको ऐड करना है तो। नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, की हेडिंग है द एट द कोर ऑफ इलेक्शंस इज द आइडिया ऑफ द पब्लिक।
यानी कि इलेक्शन का कोर क्या है, यानी कि पब्लिक वेल्थ। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि वोटिंग को आजकल एक सिर्फ ट्रांजैक्शन का जरिया बना लिया है, कि हमें बस मेजोरिटी ऑफ वोट से जीतना है। तो क्या ये इसकी रियल पिक्चर है अकॉर्डिंग टू यू, दिव्या? अगर मैं इन्होंने जैसे बोला, क्या आप इससे एग्री करते हो? सिर्फ वोट मतदान प्राप्त करना इसका एक आइडिया नहीं हो सकता। उसके पीछे है कि लोगों के अंदर जागरूकता हो कि उनके पास वोट का अधिकार है, जो कि वन वोट वन नेशन की बात करते हैं जब हम, उसके माध्यम से वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं कि कौन अगले 5 साल तक सरकार में रहेगा और उनके लिए कार्य करेगा। तो वो उससे कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं। यस। तो इसमें यही है कि पब्लिक वेल्थ यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, ओशियन, जो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज, तो वो एवरीवन के लिए यानी इक्विटी प्रमोट करने के लिए। वो इसलिए नहीं है कि कोई भी अगर इलेक्शन जीत जाएगा या फिर जो पॉलिटिक्स का मेंबर होगा सिर्फ उसके लिए है। तो इसलिए जो वोटिंग का अधिकार है, वही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा हम पब्लिक वेल्थ को और ज्यादा ब्रॉडन, ना कि नैरो वे में ले, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से तो एक ये मेथड है टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग द वेल्थ ऑफ द पब्लिक। तो इसी के बिहाफ पे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला भी था कि अंबेडकर पॉइंट्स आउट दैट विच लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ फ्रेटर्निटी, बट लिबर्टी भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए। तो इसलिए फ्रेटर्निटी इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, fraternity is also the root of the idea of the public, of a society and a nation। तो ओवरऑल हम यही बोल सकते हैं कि अगर हमें रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाना है तो वोटिंग एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आप इसमें ऐड कर सकते हो। नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज चैंपियनिंग एक्सीलेंस इन द इंडियाज इकोनॉमिक टेपेस्ट्री। तो इंडियाज इकोनॉमिक टेपेस्ट्री, तो ये एक आरबीआई का 90th ईयर है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो आरबीआई फाउंडेड कब हुआ था? तो वैसे 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन अगर ओवरऑल बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड बोले तो 1 अप्रैल 1935। उसके बाद, इस्टेब्लिशमेंट के बाद काफी सारे स्ट्रेटेजिक फोरसाइट रही, उसकी अडेप्टेशन का भी हमने देखा कि कितना बड़ा रोल है आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन का। तो इसी तरीके से उन्होंने, आरबीआई ने इन्फ्लेशन को भी टारगेट किया जो कि 2013 के अंदर है। तो ये पूरा ओवरऑल जो आर्टिकल है, ये सारी की सारी आरबीआई ने जितना भी काम करा है आज तक, उसका पूरा एक निचोड़ दिया गया है, हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल। तो यही है कि आरबीआई एक ऐसा कैटलिस्ट है, तो हम ये कीवर्ड है, आरबीआई इज अ कैटलिस्ट दैट एनहांसेस इकोनॉमिक डेमोक्रेटाइजेशन बाय इट्स प्रोएक्टिव मैनेज एंगेजमेंट, हम ये बोल सकते हैं। चाहे फिर वो यूपीआई के माध्यम से हो या फिर प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, जन धन योजना के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो बैलेंस इन द जो हमारी करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है उसमें हो। तो पूरा ओवरऑल हम हर एक चीज में बोल सकते हैं कि वो एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रहा है। आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओवरऑल इसमें यही है। और कोविड के टाइम पे अगर हम, जैसे कि हमने अपने पिछले न्यूज़पेपर्स में डिस्कस भी करा है कुछ दिनों पहले, कि कोविड के एक टर्म यूज हुई थी, आई थिंक टर्म बबल द फैसिलिटी। तो उसका मतलब ये था कि उसमें 200 एम्प्लॉय रखे गए थे और कुछ सर्विस सेक्टर रखा गया था, और उसका यही था कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन कैसे किया जाए इन द कोविड टाइम्स। तो वो पूरा उसका पर्पस था, ये हम बोल सकते हैं। दिव्या, आपको ऐड करना है। नहीं। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। तो हम जैसा कि देखते हैं कि रोज के दरिया में कि हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा इशू, एक तरीके से ऐसी मेडिकल कंडीशन बन गई है कि जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे भी रिस्क हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस देखी जानी, चाहे फिर वो ब्रेन हो या फिर किडनी फेलियर हो। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है।
और ये ज्यादा ज्यादा इसका कारण ये है प्री मैच्योर डेथ वर्ल्ड वाइड, चाहे क्योंकि हम बोला जा रहा है कि अपवर्ड, अगर मैन में देखा जाए तो 1 in 1, 1 in 4, और अगर वुमेन में देखा जाए तो 1 in 5। तो दिव्या, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे हम इससे कोप अप कर सकते हैं हाइपर टेंशन जैसी प्रॉब्लम से? लाइफस्टाइल चेंज करके कर सकते हैं कि अगर हम आज के टाइम में देखते हैं तो काफी ज्यादा चेंज हो गया, बिजी हो गए हैं, और जो गैजेट्स है या फिर इंटरनेट है उनके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो उसको कम किया जा सकता है योगा या फिर जो इस तरह की प्रणाली को यूज किया जा सकता है, ताकि नॉर्मल लाइफ में आ जा सके, रनिंग या फिर इस तरह की चीजों को अपनाया जा सकता है। जैसे यस, हमने तो डिजिटल डिटॉक्स एक वर्ड यूज किया था, कि कुछ नहीं। डिटॉक्स सिस्टम हमने पिछले कुछ, जो कि यूएसए में किया जा रहा है, हाँ। वही बोल रहे हो? हाँ, वही बोल रही थी। अनुव्रत, जैसे कि हमने बोला था कि डिजिटल उससे रोकने के लिए कुछ कहीं ना कहीं कारण है कि टेक्नोलॉजी से भी ओवर यूसेज से हम हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बट जरूरी भी नहीं है। तो इसमें पूरे आर्टिकल में ये है। तो हाउ टू कोप अप विद इट, तो इसमें हम बोल सकते हैं जैसा कि दिव्या ने बताया, तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को अवेयर रखिए, किसी भी चीज से ओवरवेल्म मत होइए। और दूसरा ये होगा कि अगर आपको हेक्टिक सिचुएशन को रोकना है तो आपको अपने आप में ही एक रूटीनाइज, एक प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए, जो आपको किसी भी चीज, कोई भी चीज आपके ऊपर उससे हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एक रूटीन मेंबर हो कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो धीरे धीरे आप उससे जुड़ जाओगे एक तरीके से। दूसरा हम बोल सकते हैं कि हम जैसे कॉफी, कैफीन, निकोटीन ये सब कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी मेंटल एक्टिविटी को इम्बैलेंस करती है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके, जब तक जरूरी ना हो ज्यादा मात्रा में नहीं ली जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो योगा, मसल्स वही हेल्प करेगा। बाकी सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर हम अर्बन एरियाज में देखा जाए तो वहां पे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, कि भाई लोग सो ही नहीं पाते, चाहे फिर वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो। तो वो कैसे करें? तो दिव्या, आप इसमें कुछ बता सकते हो कि अगर अर्बन एरियाज में हम बात करें तो नॉइज पोल्यूशन से कैसे, मतलब वहां पे रहने वाले लोग बच सकते हैं, ताकि वो आराम से जो 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है उसको ले सके? नॉइस पोल्यूशन के लिए वो ये कि जो स्टेप्स लिए जाते हैं कि अगर जो व्हीकल के ओन होते हैं वो उसी टाइम पर यूज किया जाए जहाँ पर जरूरत है, अन ट्रैफिक में उनको ना यूज किया जाए। उसके अलावा जब हम डीजेज की बात करते हैं उनको एक लिमिटेड टाइम फिक्स होना चाहिए कि इसी टाइम के अंदर होंगे, तो उन चीजों को किया जा सकता है। आप ऐड कर दीजिए और इसके अलावा कर सकते बाकी हम साउंड साउंड एब्जॉर्बेंट वगैरह भी लगा सकते हैं अपने हाउसेज में, जिससे कि शायद कुछ हद तक नॉइज पोल्यूशन। बाकी ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नॉइज जैसे जो आवाजें आती है ट्रैफिक से, वो अवॉइड हो सकती है अगर ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा, तो ये हम बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एक पर्सनैलिटी है, दीपाली सिन्हा। तो हु वॉज इट? शी वॉज द फर्स्ट ऑल वुमेन हिमालयन एक्सपेडिशन पे जाने वाली। ये हम ये इनका वो है कि इन्होंने इनका पूरा जर्नी बताई हुई है कि कैसे ये, तो जैसे कि सोशल बैरियर्स हमारी इंडियन सोसाइटी में है, सेम उसी लाइंस पे इन्होंने भी उसको फेस करा, बट उसके बावजूद भी ये आगे ये बढ़ती रही। तो हम उनसे यही प्रेरणा ले सकते हैं कि सोशल बैरियर्स को हमें ब्रेक कर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इनका कहना ये था कि माउंटेन, यानी एक तरीके से वो बैरियर के उनको हम मान सकते हैं कि हम उसको कोई भी उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल। दिव्या, आपको ऐड करना है इसमें? हैं। नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है रिलेटेड टू चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज का जो यूनिक फैक्ट है वो यही है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, जो किसको कनेक्ट करता है? बलकाल और कोरी विलेजेस इन रेसाई डिस्ट्रिक्ट। तो रेसाई डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर अर्थक्वेक
या फिर किसी जोन की बात की जाए तो ये कौन से जोन में आता है? सेस्मिक जोन 4 में आता है। ये हम इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की, जो रिसेंटली चला हुआ है फॉर बाय द इंडियन रेलवेज, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर जो पीर पंजाल टनल है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है एट ओवर 11 किलोमीटर इन लेंथ। कितनी लेंथ है? 11 किलोमीटर इन लेंथ है वो। और इसका इसका हमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा या फिर क्या एम होगा अगर हम बोले तो कनेक्टिंग जम्मू कश्मीर समर कैपिटल श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है श्रीनगर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे रेल नेट को इंटरकनेक्टेड कर देना इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट इज, कुछ दिनों पहले हमने सुना भी था कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई है इन द कश्मीर वैली। तो उसका नाम था इलेक्ट्रिफाइड बारामुल्ला श्रीनगर बनिहाल संगलाडान सेक्शन। तो उसकी लेंथ बताई हुई है ओवरऑल, तो वो इतना मतलब आइडिया आइडिया रख सकते हैं हम बस। तो इसमें अनिज ब्रिज है, अनिज ब्रिज है फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज ऑफ इंडियन। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कि सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाए बट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट इज फाइबर कपल टू द बॉडी इनेबल्स टेक्सटाइल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि विद डेवलपमेंट यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आ रही है जो हमारे क्लॉथ्स में भी फिट हो जाती है। तो उसी तरीके से रिसेंटली ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया है कि कुछ रिसर्च ने बताया कि जो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक फाइबर आ गया है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे कि कुछ, अगर हम टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें या तो आपको बैटरी की या फिर चार्जिंग मतलब चिप इस तरीके की कंटेंट, तो उनको चार्ज करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पाया गया है कि ऐसी फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक फाइबर भी हो सकती है जिसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बैटरी भी चाहिए चिप भी चाहिए, उसके अलावा भी वो वर्क कर सकती है। तो अगर हम इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, अगर पीटी पर्सपेक्टिव से देखा कि कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है, फिर कौन सी प्रिंसिपल्स पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये हम याद रख सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड। राज्यसभा के चुनाव में मिली हार को दी चुनौती। तो ड्रॉ का से संबंधित नियम को लेकर यहाँ व्याख्या दी गई है कि किस प्रकार राज्यसभा के चुनाव में अ, दो पार्टी के उम्मीदवारों का जब ड्रॉ हो गया तो उसमें याचिका दायर करवाई गई कि ना तो अधिनियम में और ना ही नियमावली में ऐसा कुछ कहा गया है जिसकी व्याख्या की गई हो कि ड्रॉ की पर्ची जिस इंसान के नाम की निकलेगी वो हारा हुआ होगा या जीता हुआ होगा। तो इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि किस तरह से परिणाम को घोषित किया जाए। तो इसके ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से राज्यसभा में चुनाव में ड्रॉ की स्थिति में किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। भारत सिंगापुर की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर का 8वां सबसे बड़ा व्यापक व्यापार भागीदारी देश है, जिसमें अगर हम फीसदी की बात करते हैं तो जीडीपी के व्यापार का 3.1% हिस्सा सिंगापुर के साथ व्यापार करता है। आप ऐड कर सकते हो आज इसमें अगर आपको कुछ करना है तो। नहीं दिव्या, वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो पंडित रविशंकर जी के बारे में बताया गया, जो कि भारत रत्न एक संगीतज्ञ थे और सितार सम्राट के नाम से उन्हें जाना जाता था। ये राग भैरवी कहते, ऐसा बोला जाता है कि राग भैरवी का प्रयोग भोर के समय यानी कि सुबह के समय करते थे, भीम पालसी को दोपहर के समय, तथा यमन से शाम और मल्हार से रात के समय इनका प्रयोग किया जाता था। तो सारे राग के है कि किस तरह से राग भैरवी, राग भील, मालसी, यमन और मल्हार जो है इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। आजकल आप ऐड कर और सकते पंडित रविशंकर जी की बात करें तो इनको भारत रत्न भी मिला है। और ये किस फील्ड से थे, अगर मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल हम एग्जैक्टली बोले तो ये हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से थे। तो हम यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हैं कि हिंदुस्तान क्लासिकल
पिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं और सेंट्रल। तो अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की, तो वहां पे सितार, तंबूरा, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में भी देखा जा रहा है, सारंगी, तबला, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हिंदुस्तान क्लासिकल, तो उन्हीं पे ये ऑपरेट करते थे। अगर मैं कार्नेटिक की बात करूं तो वीणा, मृदंगम, कंजीरा, वोयलिन, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की शताब्दी के समारोह पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायाधीश और वकीलों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए, क्योंकि जब हम लॉ की बात करते हैं तो वो संविधान के अनुसार चलता है कि किस तरह से संविधान को देखकर उनके अनुसार उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किसी भी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होते हैं। तो अगर हम अरस्तु की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, वह किसी भी नैतिक विचारधारा की तरफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। जब न्यायाधीशों की बात की जाती है तो उनके खिलाफ अ, आलोचना भी की जाती है और उनकी तारीफ भी की जाती है। उन्हें दोनों को स्वीकार करना चाहिए तथा निष्पक्ष होकर अपने नैतिक कवच के रूप में कार्य करना चाहिए, संविधान के शासन में रहते हुए। कि एक संस्था के रूप में, एक स्वतंत्र कानून के शासन और संविधान शासन के रूप में उन्हें नैतिक कवच के रूप में कार्य करना चाहिए, संविधान के अंदर रहते हुए। आप ऐड कर सकते हो इसमें अगर आपको करना हो तो। ये जैसे कि हम कवच की बात करते हैं, चाहे वो रेलवे सेक्टर में हो या फिर डीजी कवच हो, तो इसी तरीके से जस्ट जुडिशियल सिस्टम में भी हमें नैतिक कवच की जरूरत है। तो ये हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एथिकल होना अनिवार्य है। यस। कुटुंब अदालतों के अधिकार क्षेत्र में विस्तार के लिए संशोधन की जरूरत है। तो न्यायमूर्ति हेमा कोहली जी ने कहा है कि कुटुंब अदालतों की बात करते हैं तो उनके अधिकार मामलों को निपटाने के लिए और उनके विस्तार की आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समिति की प्रमुख है। 1984 में कुटुंब अदालतें अधिनियम अस्तित्व में आया था, जिसके बाद उसमें कुछ सीमाएं भी है जिनको आज के समय के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे घरेलू हिंसा के खिलाफ उसमें कुछ खामियां हैं, उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, तो उनको किस तरह से बदला जा सकता है या फिर उनमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, उनको अपनाया जा सकता है। साहित्य और संरक्षण साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में क्या व्याख्या होनी चाहिए, उनकी एक पर्याप्त व्याख्या की जा सकती है। तो इसलिए कुटुंब अदालतों को पर्याप्त अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है कि उनके अंदर संशोधन किया जाए। तो आप ऐड करना चाहते हो तो चल आप ऐड कर सकते हो कुछ। नो, वी कैन मूव। गुड़ी पड़वा उत्सव दिखाया गया है कि किस तरह से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पर रंगोली के माध्यम से कल्चर को दर्शाया गया है कि किस तरह से रामायण और महाभारत की रंगोलियों को बनाकर दिखाया गया है। सहकारिता से मिलेगी करोड़ों को स्वयं रोजगार। तो सहकारी समिति की बात करते हैं तो देश, जब हम भारत की बात करते हैं तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सहकारी समितियों का भी है, क्योंकि जब हम सहकारी समितियों की बात करते हैं तो 29 राज्यों में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। जब हम सहकारी बैंकों की बात करते हैं तो 1886 बैंक है, जो जिसमें डेयरी, चीनी मिल और अन्य सहकारी समितियां शामिल है। बहुत सी समितियां ऐसी हैं जो बहुराज्य में है। उनके अलावा महिलाओं के लिए भी समितियों द्वारा अलग अलग प्रकार की समितियां चलाई गई है, जैसे कि नंदनी सहकारी योजना नाम दिया गया है, जिसे कि महिला सहकारी समिति परियोजना नियम है, जिसमें उनकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा गया ताकि उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इफको की, तो यह दुनिया की तीसरी 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों की सूची में शामिल है। जब इसके टर्नओवर की बात की जाती है तो 60,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न करने में तथा महिला सशक्तिकरण या अन्य समुदाय के सशक्तिकरण में किस प्रकार सहकारी समितियां निरंतर रूप कार्यरत है। तो सहकार से समृद्धि की दृष्टिकोण को अपनाते हुए सरकार द्वारा अलग अलग प्रशिक्षण कौशल दिए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को और अन्य की भागीदारी भी संरक्षित की जाती है। वहीं कृषि को भी सहकारी समितियों के साथ जोड़ा जा रहा है, जैसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को लेकर उन्हें उनका
करण किया जा रहा है ताकि आसानी से ऋण प्रदान किया जा सके और अधिक इंटरेस्ट पर उन्हें ना देने की जरूरत पड़े। उसके अलावा जब अनाज भंडारण की बात करते हैं तो उसके लिए भी पैक्सो को जोड़ा जा रहा है अलग अलग कृषि समितियों के साथ, जहां पर गोदाम में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ा जा सके और उनको एकत्रित किया जा सके ग्राम स्तर पर भी। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई चुनौतियों की बात करते हैं तो आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि सहकारी समिति और बैंकों में धोखाधड़ी जैसी परेशानियां देखने के लिए मिलती है, तो उनको किस तरह से कम किया जाए उसके लिए आधुनिकरण को अपनाया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी निरंतर अपनाई जा रही है। आचल आप ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपको कुछ करना है तो। इसमें हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखें तो हम इसमें बोल सकते हैं कि आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर सकता है, बात करता है। और अगर अमेंडमेंट बात की जाए जिससे 43B आया था, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके द्वारा तो, और ये पार्ट 4 ऑफ द डीपीएसपी में मेंशन्ड है। ये हम इसके ओवरऑल बोल, यहाँ पे मोटो भी दे सकते हैं, सहकार से समृद्धि। हाँ, इसके अलावा जो अनुसूची 7 में राज्य का वो है ये विषय के अंदर आता है, राज्य के विषय के शेड्यूल 7। शेड्यूल 7। आप एंड कर सकते हो, अच्छा समराइज कर सकते हो। सो ओवरऑल हमने डिस्कस किया कि हमने बात की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, बाकी उसका मोटो देखा। इसके अलावा अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमने जुडिशियल में एथिकल कवच की बात की, और उसके नेक्स्ट में हमने रविशंकर जी के बारे में बात की जो कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि हिंदुस्तान और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो और हमने बाकी राग की भी बात की कि राग भीमप्लासी है जैसे, तो उन पे उन्होंने वर्क किया। अगर इसके अलावा हम देखें तो हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्सटाइल की, तो उसमें हमने ओवरऑल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, यानी कि विदाउट बैटरीज ये पॉसिबल हो चुका है कि हम उन फाइबर को अटैच कर देते हैं अपनी टेक्सटाइल से, और जो कि बेस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बिहाफ पे। तो उसकी प्रिंसिपल यही है। अगर हम उसके बाद देखा जाए तो हमने आरबीआई के बारे में भी बात की थी। तो आरबीआई का 90th ईयर था, 1 अप्रैल 1935 को ये फाउंड हुई थी। इसके अलावा हमने बायो बबल फैसिलिटी, इसका एक जो कि इन्होंने कोविड टाइम्स में यूज की थी। कुछ कीवर्ड्स थे यहाँ पे, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हो गया जैसे, और कि काफी सारे इश्यूज होने के बावजूद इन्होंने मतलब काफी आगे बढ़ के हिस्सा लिया और ले भी रहे हैं और इन फ्यूचर लेंगे भी, ये हम बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग अनसरकारी।